हर टैंक के अंदर कुछ फिश होती हैं जो सिर्फ रहती नहीं, हुकूमत करती हैं। ना अननेसेसरी एग्रेशन, ना पैनिक, ना किसी चीज की जल्दी। बाकी फिश इधर से उधर तेज तेज भागती रहती हैं और फ्रंटोसा भरम से सीधी खड़ी रहती है। हेलो गाइस, वेलकम टू नास्ट्रल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, आप सबके पैट वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माफियाज के ऊपर, जो कि इस एक्वेरियम हॉबी के अंदर माफिया जैसे ही लगते हैं। उनकी जो पर्सनालिटी होती है, जो उनका बॉसी लुक होता है, जिसकी वजह से मैंने उनका नाम माफिया रखा है। और आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ अपने माफिया गैंग की। तो इस फिश रूम के अंदर काफी सारी फिश रहती हैं, जिसमें कुछ पीसफुल फिश हैं, कुछ गैंगस्टर टाइप फिश हैं और कुछ काफी एलिगेंट फिश हैं। और इस टैंक के अंदर रहते हैं माफिया, जो फुल बदमाशी से रहते हैं, जिनको किसी से डर नहीं लगता। और इनकी पर्सनैलिटी ही बता देती है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा बॉसी फिश है। इनका स्विम करने का तरीका ही ना एक स्वैग होता है, जिसके अंदर ये स्लो स्लो मूव करते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। और इनकी पर्सनैलिटी जो होती है ना भाई, वो कुछ ज़्यादा ही बॉसी होती है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा काम फिश है, लेकिन ये जब गुस्सा होती है ना भाई, तो सच में ये एक एक्सट्रीमली एग्रेसिव फिश बन जाती है। और ये अपनी एरिया को इस तरह सिक्योर रखती है, जैसे कि चेक पॉइंट लगा के रखती है। एक ना एक कोने पे आपको फ्रंटोसा नजर आती रहेगी, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसी वजह से मैंने इनको माफिया का नाम दिया है। और ये बॉसी पर्सनैलिटी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी होती हैं। बॉडी पे फुल ब्लू शेड आ रहा होता है और कुछ के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स आ रहे होते हैं बैंडेड की तरह, और जो कि इनकी ब्यूटी को नेक्स्ट लेवल कर देता है। और इसी के अंदर एक थोड़ी रेयर स्पीशीज होती है, वो है ब्लैक विडो। जो राइट नाउ आप सामने देख रहे हैं, ये ब्लैक विडो है। और इसके पैटर्न जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और ये वाली फ्रंटोसा जो है, ये नॉर्मली कॉमन फ्रंटोसा हम कह सकते हैं इसको, लेकिन ये जो फ्रंटोसा है ना, इसको काफ़ी एग्जॉटिक और रेयर कहा जाता है। और ऑनेस्टली बताऊं, मुझे शुरू में ये फिश बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और ये अपने पैटर्न शो करते गई और थोड़ी हल्की बहुत ग्रोथ भी इन्होंने मुझे दिखाई, तो तब से मुझे इन फिश से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है। और जब से इनको मैं रख रहा हूँ, थोड़ा टाइम गुजरा है, उसके बाद जाके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि अफ्रीकन सिकलेट्स के अंदर ये सबसे अलग क्यों होती हैं। बाकी आपने अफ्रीकन सिकलेट्स देखी होंगी, वो हमेशा एक दूसरे को चेस करती रहती हैं, इधर से उधर भागती रहती हैं। लेकिन फ्रंटोसा एक बहुत ही ज़्यादा काम फिश है। ये खड़े होके ऑब्जर्व करती है चीज़ों को और बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती, जो कि इसकी चीज़ मुझे ये इतनी पसंद आई है। और इसकी यही चीज़ है जो इसकी पर्सनालिटी को चार चांद लगा देती है। और अभी तो ये छोटे साइज़ में, जब ये ग्रो हो जाती हैं तो भाई इनका जो मेल होता है उसका इतना बड़ा हेड आ जाता है, और जो फीमेल होती है उसका भी हल्का सा हेड होता है, लेकिन भाई जो मेल का होता है ना, वो लगभग फ्लावरहॉर्न के टाइप जैसा हेड हो जाता है। उसके बाद तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक देती है। और फ्रंटोसा को देख के ही फील हो जाता है कि ये एक डिफरेंट फिश है। ये एक आम फिश की तरह नहीं होती। हालांकि इसकी जब छोटे साइज होता है तो बॉडी शेप जो होती है वो लगभग आम फिश की तरह ही होती है, लेकिन जब ये ग्रो होने लगती है तो इसका जो बॉडी शेप होता है, इसकी पर्सनैलिटी होती है, इसकी आइज़ जो होती हैं, आप इसकी आइज़ देखें तो भाई इस तरह छुपी हुई हैं। और यही चीज़ इसकी ब्यूटी को बढ़ा देती है भाई। बहुत सारी चीज़ें इस फिश की जो कि इसको एक माफिया लुक देती है। और माफिया नाम मैंने इसका किसी वजह से रखा है कि माफिया जो देखा है आपने, स्लो स्लो मूव करते हैं, एक शशका होता है, एक भरम होता है। तो फ्रंटोसा भी फिशों की माफिया ही है। और अभी देखें किस तरह ये काम होके खड़ी भी हैं, लेकिन जैसे ही कोई फीड वगैरह आई या कोई डेंजर आया टैंक के अंदर, ये इतना तेज़ भागती हैं ना कि नज़र भी नहीं आती। बहुत से लोगों को फास्ट ग्रोइंग फिश पसंद होती है, फास्ट मूविंग फिश पसंद होती है, लेकिन जब आप फ्रंटोसा एक बार अपने पास रख लें और उसको थोड़ा ग्रो कर लें, थोड़ा नहीं, अगर आप उसको फुल ग्रो कर लेते हैं, तो भाई फ्रंटोसा जो है ना फिश, एक एक्सपीरियंस का नाम है। और फ्रंटोसा को रखने का एक्सपीरियंस सिर्फ वही जान सकता है जो फ्रंटोसा को रखता है। क्योंकि भाई फ्रंटोसा शुरू से मेरी फेवरेट फिश थी, लेकिन मुझे थोड़ी बोरिंग लगती थी, क्योंकि ये हमेशा इन रॉक्स के बीच में ही छुपी रहती थी। लेकिन भाई इन सब के अंदर इसको ऑब्जर्व करना और इसको दिन में एक टाइम बैठ के देखना, तब जाके अंदाज़ा होता है कि भाई एक नॉर्मल फ़िश नहीं है। इस फिश को रखने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपको, क्योंकि ये ग्रो बहुत स्लो होती है। तभी मैंने कहा कि इसको रखना समझे एक टोटल एक्सपीरियंस है, जो कि आपको हर फिश से मिल जाता है। लेकिन फ्रंटोसा रखने के बाद जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना भाई, वो देखने के काबिल होता है, क्योंकि आप उनको इतना स्लो ग्रो करते हो। और स्लो ग्रोथ के बाद जब वो पर्सनैलिटी निकल के आती है ना भाई,
तो आपका सारा जो पेशेंस होता है, जो आपने सारा टाइम लगाया होता है फ्रंटोसा के ऊपर, वो उसको फुल ग्रोन अप होके देखने के बाद सारा मामला जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। और आप लोग ने एक चीज़ नोट की होगी कि रॉक्स के पास छुपी रहती है। उसका रीज़न ये है कि भाई ये लेक टेंगिनिका से बिलोंग करती है और उधर वो काफ़ी डीप वाटर में रहना पसंद करती है, जहाँ पर रॉक्स वगैरह होते हैं, और उधर ये काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है। तभी इस टैंक के अंदर मैंने कुछ हार्डस्केप इस तरह का किया हुआ है, जिसके अंदर मेरी फ्रेंटोसा जो है वो कंफर्टेबल होके रहें। और कंफर्टेबल होने का एक साइन ये होता है कि आप फिश का कलर देख सकते हैं। सारी फिश के कलर जो हैं कितने वाइब्रेंट हुए हैं। वरना फ्रंटोसा जो होती है वो डल से कलर की हो जाती है, पता भी नहीं लगता उसके अंदर ब्लू शेड है या ब्लैक स्ट्रिप्स आ रही हैं, एक अजीब सा उसका मतलब ब्राइटनेस कम हो जाती है। लेकिन जब फ्रंटोसा आपके पास हेल्दी होगी, कंफर्टेबल होगी, तो उसके कलर कुछ इस तरह के होंगे जैसे कि मेरी आपको ब्लैक वीडियो पे दिख रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ी फीड कराता हूँ, इससे इनकी जो मूवमेंट है थोड़ी तेज़ होगी। वरना ये एक ही जगह पे स्टिल इसी तरह खड़े रहेंगे और मेरे पास इतनी सारी बातें नहीं है भाई। तो हम एक काम करते हैं, इनको थोड़ी फीड कराते हैं। इनको मैं फीड कराता हूँ टेट्राबिट्स कंप्लीट। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन भाई इस तरह की प्रीमियम फिश के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। और आप ये देखें भाई, फीड डलती है किस तरह रिएक्ट करती हैं। अच्छा, फीड आते ही जज्बाती भी नहीं होती, पहले देखेंगे भाई कहाँ आ रही है ये, उसके बाद ये खाना शुरू करते हैं। और ये देखें भाई, खाते हुए इनका बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं कितनी फास्ट हो गई है। वरना ये एक जगह पे सीरियस होके खड़ी हुई थी बिल्कुल। और फीडिंग देखें माशाल्लाह। यार ये मेरा ना बेस्ट मोमेंट होता है जब मैं अपने फिश रूम में आता हूँ और जब मैं अपनी सारी फिश को फीड कराता हूँ। जब वो फीड लेती हैं, जब फिश का पेट भर जाता है ना, तो तब जाके मुझे सुकून की नींद आती है। बाकी ऊपर भी कुछ बचे हुए हैं। टेट्राबिट्स का ये फ़ायदा होता है कुछ ऊपर ही रहते हैं, और जैसे ही कोई फिश उस पर मुँह मारती है तो वो फिर सिंक करना शुरू कर देते हैं। सब पार्टी इंजॉय कर रहे हैं भाई, कोई नीचे से निकल के आ रहा है, कोई उस कोने पे, इधर से लुक चेक कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए सिर्फ इनकी हम फीडिंग बैठ के देखते हैं। तकरीबन फीडिंग इनकी हो गई है, बस एक आधा पीस ऊपर रह गया। वो भी इस वजह से नहीं खाती हैं कि इनको ऊपर जाना पसंद ही नहीं है, बस ये ऊपर जाके फीड को मुंह मारती हैं और सारे पैलेट्स नीचे गिर जाते हैं। तो तभी ये थोड़े से पैलेट्स खा भी लेती हैं। बाकी उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोग फ्रंटोसा के लवर हैं तो भाई ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो जो चीज़ें होती हैं सब कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको आपकी फेवरेट फिश की अपडेट मिलती रहे। बाकी इसी टैंक के ऊपर जो मेरे जियो फिगर्स के बेबीज़ हैं, ये माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं और अभी तक इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ 6 फिश के बेबी मरे हैं, और वो भी इस वजह से मरते हैं कि भाई जियो फिगर्स जो होती है उसके अंदर एक लिमिट होती है बेबीज़ की, और अगर वो बेबीज़ लिमिट एक्सीड कर जाती है तो कुछ छोटे छोटे साइज़ के बेबीज़ होते हैं जो, ये देखो गुस्सा कर गया भाई हमारा। अच्छा, बाय द वे इसका नाम मैंने रियो रखा है। ये जो मिस्टर रियो और रीवा, इसकी मिसेस जो है उनका नाम रीवा है और इसका नाम रियो है। तो हम इनकी बच्चों की बात कर रहे थे, तो भाई कुछ बच्चे आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे रह जाते हैं। वो ये होता है कि भाई वो जेनेटिक से ही कमज़ोर होते हैं, तो वो अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो कर जाते हैं, वरना वो ऐसा ऐसा करके मरते हैं। और ये फ़िश ब्रीडिंग के अंदर जब भी आप फिश ब्रीड कराते हो तो लाजमी नहीं होता कि 100% बेबी सर्वाइव हो। आपके पास 70-80 का रेशियो बनता है, और जिसके अंदर अगर आपके 100 बेबीज़ हैं तो उसमें 10-20 मरते ही मरते हैं, और कभी कभार बच भी जाते हैं। लेकिन जो मरते हैं ना भाई, वो छोटे साइज़ के मरते हैं जिनमें जेनेटिक्स का मसला आता है। और अभी मेरे इस टैंक के अंदर टोटल 6 से 8 बच्चे मरे हैं, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा गलत है, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी कमज़ोर हैं उनको ग्रो करके फ़ायदा नहीं है, और जो बच्चे हेल्दी होते हैं
माशाल्लाह से वो फीड भी अच्छी करते हैं, वो ग्रो भी होते हैं और आगे जाके वो इन फ्यूचर ब्रीड वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो एक आगे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बाकी ये देखें, ये मैंने थोड़ा एडवांस काम कर दिया, एक एक एलईडी पीछे लगा दिया। एलईडी लगाने का मकसद मेरा ये है कि भाई ब्राइन श्रिम्प की जो लाइट होती है ना, वो उसको देख के जल्दी हैच होते हैं और उस एरिया में आके जमा हो जाते हैं। और ये नीचे की तरफ लाइट लगी हुई है, जब भी मुझे इसको हार्वेस्ट करना होता है तो भाई मैं इधर दो लगे हुए, ये क्या कहेंगे इसको, हम नल कह सकते हैं भाई, चलो नल खोल के मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और इनको भी मैं ब्राइन श्रिम्प खिलाता हूँ और एक दिन मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि अपनी तमाम फिश को ब्राइन श्रिम्प खिलाऊंगा और उसको पूरा शूट करूंगा और उसके ऊपर एक डिटेल व्लॉग करूंगा जिसके अंदर मैं अपनी सारी फिश को ब्राइन श्रिम्प खिलाऊंगा और उनके रिएक्शन आप लोगों के साथ दिखाऊंगा। और मैं बहुत जल्दी कुछ चेंज करने वाला हूँ कि बेयर बॉटम करने वाला हूँ अपने सारे टैंक। उसका रीज़न ये कि भाई ये तो चले मेरे ब्रीडिंग पेयर नहीं है, ये फ्यूचर के अंदर मेरे ब्रीडिंग पेयर बन सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी इधर एक पेयर है और इनकी आजकल आपस में नाराज़गी चल रही है। इन साहिबा ने 2 दफ़ा एग दिए और दोनों जो है अनफर्टाइल रहे। मेल उसको फर्टाइल नहीं करता, मेल करना भी चाहता है तो फीमेल इतना एग्रेसिव हो जाती है। तभी मैं इन दोनों को ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ ताकि इन दोनों की दोस्ती अच्छी हो जाए। बाकी आप लोग भी दुआ करेगा कि ये वाला पेयर भी हमारी रियो और रीवा की तरह हो जाए, जो कि बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। बाकी रियो और रीवा जो है इस टैंक के अंदर आ जाएंगे और ये टैंक बेयर बॉटम हो जाएगा। उसका रीज़न ये कि भाई सफाई करना मेरे लिए आसानी होगी, साइफन करूँगा करके इजीली सारी गंदगी बाहर आ जाएगी, वरना इसके अंदर साइफन करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। तभी मैंने ये सोचा है कि आहिस्ता से करके ये 3 टैंक जो है बेयर बॉटम करूँगा और फिर उसके बाद जाके ये टैंक भी बेयर बॉटम कर दूंगा। बाकी ये तो मेरा चले शौक का टैंक है, जब तक ये अफ्रीकन सिकलेट टैंक है, क्योंकि इंशाल्लाह ये फ्यूचर में एक डॉल्फिन टैंक बनने वाला है जिसके अंदर इंशाल्लाह हम डॉल्फिन की ब्रीडिंग भी ट्राई करेंगे। और नीचे वाले टैंक हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो हमारा वैसे पेयरिंग टैंक है और एंजल जो है इतनी ज़्यादा गंदगी करती नहीं है और दोनों टैंकों के अंदर जो है ना फिल्ट्रेशन काफ़ी तगड़ी हुई है। तो हम इन सबको बेयर बॉटम कर देंगे जैसे कि ऊपर वाले टैंक हुए हुए हमारे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और फ्रेंटोसा जो फिश है ना भाई, बहुत ज़्यादा बॉसी फिश है और इसका नाम मैंने माफिया सही रखा या गलत रखा ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और मेरी फ्रेंटोसा कैसी जा रही है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और आज की अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।